अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम पर सियासी मैदान में हलचल तेज हो गई है। यूं लगता है कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान इस मामले पर मुकम्मल इत्तफाक की राय अभी भी दूर की बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास अचानक मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद पार्लियामान में 27वीं आईनी तरमीम पेश करने का अमल भी आइंदा हफ्ते तक मुअख्खर होता दिखाई दे रहा है। अगरचे सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास तो मुनक्किद हुए, लेकिन उनके एजेंडे में इस अहम आईनी तरमीम का कोई जिक्र शामिल नहीं था, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत ताहाल इस मामले पर सियासी हमआहंगी हासिल नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास का एजेंडा दरअसल आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी से मुतल्लिक था, लेकिन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस यह इजलास मुअख्खर करना पड़ा। मुस्लिम लीग क़ाफ, MQM और दीगर इत्तेहादी जमातों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तहम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। आज भी पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें इसी 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़ की जाने वाली आईनी अदालत ने सूबों की मुसावी नुमाइंदगी से मुतल्लिक़ नुकात पर गौर किया गया और पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड की मौजूदा तकसीम में किसी किस्म की तब्दीली की मुखालफत का फैसला किया। ताहम इजलास में अक्सर अरकान ने आर्टिकल 243 और आईनी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक़ मस्बत राय दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन ये है कि जुडिशल कमीशन में जो इनगोइंग जो जहाँ से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफ़र हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफ़र का फ़ैसले कर रहे हैं। और वो फिर जो कमीशन है वो उस जज साहब को बुला भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनका राय क्या है और हतमी फ़ैसला जो ट्रांसफ़र जजेस का है वो उसी फोरम से किया जाए। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ कंसिडरिंग सपोर्टिंग द 243 amendment. Constitutional courts, in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are able to implement at this time, and the transfer of the judges, as long as incoming, outgoing chief justices are members of the commission that is to make that decision. गुज़िश्ता रोज होने वाले पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हुकूमत की मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम के एक के सिवा तमाम नुक्तात मुस्तरद करने का फैसला हुआ था। गुज़िश्ता रोज के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया था कि सिर्फ आर्टिकल 243 से मुतल्लिक तरमीम की हिमायत की जाएगी, जबकि सूबाई शेयर, NFC फार्मूले, एजुकेशन, पॉपुलेशन प्लानिंग और इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक तजवीज़ को तस्लीम नहीं किया जाएगा। वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। वो जॉइंट चीफ्स स्टाफ का जो ओहदा है उसका कोई नया लक़ब देना है, स्ट्रेटेजिक कमांड का है उसका एक नया ओहदा देना है, और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। बाकी जो पॉइंट्स है या वो पूरी तरह से मुस्तरद हुए हैं, हमारा गुफ्तगू उन पे कंटिन्यू होगा। इस मुतालिक ये खबरें भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम में NFC अवार्ड को न छेड़ने का इंदिया दे दिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर मुमलकत बराए क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक और सेक्रेटरी क़ानून पर मुश्तमिल टीम ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत इस मुतालिक पूरा एतमाद है और पीपल्स पार्टी के साथ किसी भी किस्म के डेडलॉक के तासुर को मुस्तरद कर रही है और इस तनाज़े को सिर्फ एक या दो नुक्तों पर इत्तफाक राय न होने का नाम दिया जा रहा है। इस तरह हालात ख़राब नहीं हुए, ये निगोशिएशंस और अंडर प्रोसेस, उसके अंदर बातचीत चल रही है। अभी जब तक हतमी तरफ मामला नहीं पहुंचेगा तब तक तो ज़ाहिर है मामला इसी तरह ही चलेंगे जो चल रहे हैं। एक वो पैकेज के ऊपर डिस्कशन चल रही है ना, उस पर बहुत सारी जगहों पे डेडलॉक है, बहुत सारी जगहों पे आर्टिकल 243 पे कॉन्सेंसस इवॉल्व हो गया है, तो वो इंशाल्लाह बाकी चीज़ों पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेंसस इवॉल्व हो जाए
ताकि मामला आगे चले। नहीं, पीपल्स पार्टी मान गई है 243 पे, और हमारी और उनकी एग्रीमेंट है। इसी तरह हुकूमती इत्तेहादी भी पीपल्स पार्टी को यह यकीन दहानी करवा रहे हैं कि 18वीं तरमीम से मुताल्लिक किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी और कोई ताकत 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर सकती। 13th amendment पे we don't have any sort of a position कि जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज करें। सूबाई खुद मुख्तारी की हिफाजत हम करेंगे, वो हमारा नज़रिया है। बाकी हम तो बेचारे मौके की 2-3 सीट वाली पार्टियाँ हैं, हमारे ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो हमें 18th अमेंडमेंट से पीछे करे। बाकी इंशाल्लाह टेबल होने दे, इंतज़ार करें। जो अफवाहें हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून एक और दिलचस्प हिकमत अमली अपनाती दिख रही है। पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए पंजाब हुकूमत से मुतालिक गिलों और तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किए जाने की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के माबेन पावर शेयरिंग के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफी अमूर पर हल निकल आया है। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड जारी करने की एक बार फिर हामी भर ली है। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ज़िले राब्ता कमेटियों में पीपल्स पार्टी के MPAs और टिकट होल्डर्स को शामिल किए जाने का इम्कान है। ये पेशरफ बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को मरकज में नर्म करने की एक सियासी कोशिश भी हो सकती है ताकि तरमीम के हक में हिमायत हासिल की जा सके। पीपल्स पार्टी के अलावा इस मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत के लिए मौलाना फजल रहमान को भी बनाने के जतन जारी हैं। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए JUI से रब्ता किया, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने मुकम्मल तहरीरी मुसव्वदा फराहम करने का मुतालबा किया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह से रब्ता हुआ है, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत की। जबकि आज मौलाना फजल रहमान की कराची में सदर आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात का भी इम्कान है। सूरत हाल पर मुशावरत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फे की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान ने कुल्ली तौर पर तो 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं की, अलबत्ता हुकूमत को यह बावर जरूर करवाया कि 26वीं आईनी तरमीम से निकाली गई 35 शिकों को 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करना नाकाबिल कबूल होगा, जबकि सूबों के हुकूक पर डाका डालने की कोशिशों को भी रोका जाएगा। 26वीं तरमीम में हुकूमत जहाँ 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी, जिन शिकों से वो दस्तबरदार हुई थी, अगर उन्हीं शिकों में से कोई चीज़ 27वीं तरमीम में आकर पास की जाती है तो क्या ये पार्लियामेंट रबर स्टैम्प है कि जब चाहें आप उसे जो चीज़ पास कराएं? लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरीके से NFC अवार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। सूबों का जो हक है, आइन कहता है उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। आज सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है तो हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक JUI और पीपल्स पार्टी के फैसले मुकम्मल तौर पर हुकूमत मुखालिफ नहीं, तहम अपोजिशन जमात PTI ने इस मुतालिक अपना दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है। सेनेट में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। एलामिया के मुताबिक PTI पार्लिमानी पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के मशकूक मुसव्वदे को मुस्तरद करती है। पार्लिमानी पार्टी के एलामिया में कहा गया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी नूरा कुश्ती की रिवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बुलडोज करके तमाम आईनी और इखलाकी तकाजे पामाल किए जा रहे हैं। PTI पार्लिमानी पार्टी के मुताबिक अपोजिशन को पसे पर्दा रख कर पार्लिमानी असूलों से इनहराफ किया जा रहा है। तरमीम के तहत बुनियादी इंसानी हकूक मजीद मुतासर होंगे। अपोजिशन ने अदलिया की आज़ादी और इख्तियार में मुबैना कमी की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया और एलामिया में पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर सेनेट के नोटिफिकेशन में ताखीर पर इजहार बरहमी किया गया। पार्लिमानी के नामजद करदा अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्तों का टास्क दे दिया गया है। दूसरी जानिब PTI रहनुमाओं ने भी इस तरमीम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत बज़ौर ताकत या अक्सरियत के नाम पर यह तरमीम ना करे। आईन में तरमीम करना कंसेंसस से होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो आप जो मर्जी हो उसमें कर दे। NFC अवार्ड में एक यकीन दहानी कराई गई थी सूबों को कि आपका अवार्ड में जो हिस्सा होगा वो प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा, इसलिए सूबों के शेयर जो है वो कम न करे। 1973 आइन जो है ना जुल्फ़िकार भुट्टो का एक बहुत बड़ा तोहफा है।
तो पीपल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो 18 अमेंडमेंट के लिए और इस आइन के लिए खड़े हों। और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो शायद बुकमुका के चक्कर में है और वो समझ रहे हैं कि कुछ गिव एंड टेक्स कर ले। छुपी हुई साजिश है आइन के खिलाफ। आइन तरमीम को ये जो पैकेज है पूरा का पूरा, इसको हम इस तरह से पीपल्स पार्टी तो पूरा कुछ भी कर रही है। वो तो आपको पता था, हमें पहले ही पता था कि उन्होंने मिल के PMLN के साथ आईनी तरमीम करनी है। हम इसको भरपूर तरीके से इसका मुकाबला करें। गो के तहरीक इंसाफ इस तरमीम से मुतालिक अपना फैसला सुना चुकी है। इसके बावजूद भी हुकूमत बज़ाहिर मुकम्मल इत्तफाक़ राय लेने की कोशिश में है, तब ही स्पीकर अयाज सादिक को मैदान में उतारा गया है, जिन्होंने वफाकी वज़रा की मौजूदगी में आज अपने चैम्बर में PTI के वफ्द से मुलाकात की और 27वीं आईनी तरमीम पर हमायत की दरख्वास्त की। साथ ही हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई कि तरमीम का सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं होगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की हिमायत से इनकार करके तरमीम का तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया, जबकि तरमीम की हिमायत से मुताल्लिक किसी भी फैसले को बानी PTI के मौक़िफ़ से मशरूत किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में PTI वफ्द ने अपोजिशन लीडर की फौरी तकर्री का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर ने मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से ताख़ीर का बायस करार दिया। इस आईनी तरमीम की मंजूरी से मुतालिक हुकूमत के लिए नंबर गेम भी इंतहाई अहम है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक किसी भी आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 हिमायत दरकार होती है। कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में इस लिहाज से 64 अरकान की हिमायत दरकार है। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 125 अरकान, पीपल्स पार्टी के 74, MQM पाकिस्तान के 22, मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया का एक रुकन हुकूमती बेंचेस पर मौजूद है। इसके अलावा 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। यूँ हुकूमती बेंचेस पर कुल 237 अरकान मौजूद हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन बेंचेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 75 अरकान हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के 10 अरकान, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल है। इसी तरह अपोजिशन बेंचेस पर मजमूई तौर पर 99 अरकान मौजूद हैं। इन आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत अगर अपने तमाम इत्तेहादियों को साथ रखने में कामयाब रहती है तो कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी किसी बड़ी रुकावट के बगैर मुमकिन हो सकती है। दूसरी जानिब सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 61 अरकान की हिमायत मौजूद है। उनमें पीपल्स पार्टी के 26, मुस्लिम लीग नून के 20, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, मुस्लिम लीग काफ, नेशनल पार्टी का 1 और 3 आज़ाद सेनेटर्स अब्दुल करीम, अब्दुल कादिर और मोहसिन नकवी शामिल हैं। इसके अलावा 3 सेनेटर्स फैसल वाउडा, अनवारुल हक काकड़ और असद कासिम ऐसे सेनेटर्स हैं जो किसी जमात से वाबस्ता नहीं, लेकिन मुख्तलिफ कानून साजी किए जाने के दौरान अमूमी तौर पर हुकूमत की हिमायत करते नजर आए हैं। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14, जबकि उनकी हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद अरकान हैं। JUI के 7, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक सेनेटर मौजूद है। अपोजिशन बेंचेस पर सेनेटर्स की तादाद 30 बनती है। इससे कबल 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से अवामी नेशनल पार्टी के 3 और आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान की भी हिमायत मिली थी। अगर यही फार्मूला बरकरार रहता है तो हुकूमत को सेनेट में मुमकिन तौर पर 65 वोट हासिल हो सकते हैं, जो कि 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार 64 वोटों से एक ज्यादा है। इस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुताल्लिक सियासी रसाकशी, नंबर गेम और जोड़ तोड़ तो जारी है, लेकिन अगर उसके खद्दो खाल से मुताल्लिक बात की जाए तो हुकूमत ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। और इस हवाले से सरकारी ज़राए का कहना है कि यह मुल्क के अदालती ढांचे में इस्लाहात की जानिब एक बड़ा कदम होगा। वाज़ेह है कि आईनी अदालत के क़याम का सबसे पहले ख्याल मिसाक जमहूरियत में पेश किया गया था, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2006 में दस्तखत किए थे। यह तजवीज़ एक मरतबा फिर वसीतर आईनी इस्लाहाती पैकेज के हिस्से के तौर पर बहाल की गई है। मुजव्वज़ा प्लान के मुताबिक आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 बरस की उम्र को पहुंचकर रिटायर हो जाते हैं। ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत के 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किए जाने का इम्कान है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। बाज़ हाई कोर्ट के जजेस सुसन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से भी नई अदालत में तकर्री के लिए उन्हें भी ज़ेर गौर लाया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक मुमकिन 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत की शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग में मुंतकिली की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए का बताना है कि शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी है। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट की मुंतकिली का इम्कान है। हुकाम के मुताबिक मुजव्वज़ा आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात से निपटेगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम होगा
और आईनी तनाज़ात के तेज तरीन फैसले मुमकिन हो सकेंगे। मुजव्वदा तरमीम के तहत अहम दिफाई इस्लाहात के हिस्से के तौर पर कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा मुतारिफ करवाने पर भी गौर किया जा रहा है। यह नया ओहदा आर्टिकल 243 में मुजव्वदा तरमीम के तहत ज़ेर गौर है, जिसका मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के मबैन ज्यादा हम आहंगी और मुत्तहिदा कमान को यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब इस मुजव्वदा आईनी तरमीम को रोकने के लिए कानूनी हरबों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है और इस मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वदा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर कर दी गई है। सीनियर वकील बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आर्टिकल 184(3) और 199 के तहत अदालती जायजे के इख्तियारात आइन का बुनियादी सुतून है। अदालती जायजे के इख्तियार को ख़त्म, मुअत्तल या मुतवाज़ी निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। दरखास्त का मकसद 27वीं तरमीम से पहले आला अदालतों के दायरा इख्तियार को महफूज बनाना है। 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय कब तक हासिल कर लिया जाएगा और यह तरमीम कब पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि बड़ी तैयारी है आपकी 27वीं तरमीम लाने के लिए। आज काबीना से मंजूरी भी होनी थी लेकिन नहीं हो सकी पीपल्स पार्टी की तरफ से इत्तफाक राय ना होने की वजह से। तो मुसव्वदा का इस तरमीम का इतनी अहम तरमीम आप लेकर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब। बिल्कुल मुसव्वदे पे काम जारी और सारी है और एक वर्क इन प्रोग्रेस है जिस पे मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं। तो ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है और ये बातचीत चल रही है इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर, इन तमाम तर मामलात के ऊपर, और इत्तेहादियों के साथ मशावरत ज़रूरी है क्योंकि इत्तेहादियों के बगैर ये आईनी तरमीम हो नहीं सकती। लेकिन आज और तो बड़ा काबीना के इजलास में तरमीम मंजूरी के लिए काबीना के इजलास में तरमीम आज पेश होनी थी, फिर तरमीम जो है पीपल्स पार्टी के जो कि तहफ़्फ़ुज़ात थे फाइनलाइज आपका ड्राफ्ट नहीं हो सका, तो फिर जो वज़ीर साहब चुके फिर बाहर भी चले गए, तो ये मामला फिर जो है मुअख्खर कर दिया गया। तो इतनी जल्दी में जब आप काबीना के अंदर मामले को लेकर जा रहे थे, आपका मुसव्वदा अभी तक तैयार ही नहीं है, और वैसे भी बुनियादी ड्राफ्ट तो आपका तैयार होना चाहिए जिससे आप बाकी पार्टियों के सामने रखते हैं। तहरीक इंसाफ से आज आपके वक्त की बात हुई, उन्होंने भी कहा हमें ड्राफ्ट तो दे दें कम अज़ कम, तो वो ड्राफ्ट आपके पास एक खत्मी है नहीं, पहले आप तरमीम लेकर आ गए। देखिए बिल्कुल ड्राफ्ट हमारे पास मौजूद है और हम अभी भी एज वी स्पीक हम उस ड्राफ्ट पे काम कर रहे हैं। मैं अभी भी जब आपके ये प्रोग्राम हो रहा है अभी भी मैं लॉ मिनिस्ट्री में मौजूद हूँ, अभी उसी पे ही हम काम कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ चीज़ें चल रही हैं। ये जो आपने कहा कि जो वर्किंग ड्राफ्ट था, ये जो वर्किंग पेपर था, वो हमने पीपल्स पार्टी जो हमारी बड़ी इत्तेहादी है उसको हमने दिया, दीगर जमातों के साथ भी शेयर किया। आपने देखा MQM के साथ मुलाकात हुई, IPP के लोगों के साथ मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म की, इसी तरह ANP के भी जो हैं अरकान या मेम्बरान उनके साथ भी मुलाकात हुई और दीगर जमातों के साथ भी हम जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ हमने मुशावरत की है, मुलाकात की है और उसी के ऊपर ही जो एक ब्रॉड बेस कंसेंसस है उसको बिल्ड किया जा रहा है। तजावीज़ आ रही हैं इत्तेहादियों की तरफ से भी और बिल्कुल इसको उसी हवाले से आगे हम बढ़ा रहे हैं। जब तक कोई हतमी चीज़ नहीं तय पा जाती तो फिर हम नहीं चाहेंगे कि ड्राफ्ट जो है हम उसको पब्लिक करें, क्योंकि देखें ना हम कस्टोडियन हैं उस डॉक्यूमेंट के, तो मुनासिब नहीं होगा कि PM की नोट के बगैर जो है हम चीज़ें वो सामने रखें या मीडिया के थ्रू वो ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इस पर तो डिबेट होती है, इस पर हर किसी का आपने इनपुट लेना होता है। जिस तरह 18वीं तरमीम के ऊपर लिया गया था, जब एक बुनियादी ड्राफ्ट आप आवाम के साथ शेयर करेंगे तो उसमें मुमकिन है कि बेहतर तजावीज़ आपको आ सकें, वकला की तरफ से, मीडिया की तरफ से, बाकी जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से। आपने बिल्कुल उससे सीक्रेट रखा हुआ है और एंड पे आप कह रहे हैं इत्तेफाक राय जब हो जाएगा फिर उसे ओपन करेंगे, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नहीं, आपकी बात मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि पिछली दफ़ा भी हमने वकला की जो बॉडीज़ हैं, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, उनके साथ हमने ख़ुद और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ख़ुद हमने जो है उनके साथ इंगेज भी किया था और मुशावरत भी हुई थी। अभी भी हम ये ड्राफ्ट जब हतमी शक्ल में नहीं, जब हतमी शक्ल में आ जाएगा ड्राफ्ट तो हम बिल्कुल उनके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखें ना, एज कस्टोडियन ऑफ द ड्राफ्ट मैं समझता हूँ कि उसको फाइनलाइज तो पहले होने दें। अभी तो तजावीज़ आ रही हैं, बैक एंड फोर्थ जो है डिस्कशंस जब तरमीम आती है आपका दावा है कि आप बेहतर इस्लाहात के लिए ये तरामीम लेकर आ रहे हैं आइन के अंदर। एक बड़ी चेंज होती है जब आप आइन तरमीम कर रहे होते हैं। अपोजिशन भी एक बुनियादी स्टेक होल्डर उसमें होती है। अपोजिशन को आज जाके आप जब आपने काबीना में ये एजेंडा रखना था, काबीना के अंदर आपने ये मुसव्वदा रखना था, उससे पहले आप अपोजिशन को एतमाद में ले रहे हैं, तहरीक इंसाफ को, और उनके पास भी आपने कोई एजेंडा या उनके सामने भी आपने मुसव्वदा को कुछ भी नहीं रखा। देखिए इसके सेलिएंट फीचर्स जो एरियाज़ हैं वो तो सबको पता है और अब मेरे ख्याल से इतनी बहस हो चुकी है इत्तेहादियों के साथ भी और दीगर इत्तेहादियों को तो आपने दे दिया मुसव्वदा, लेकिन तहरीक इंसाफ अपोजिशन पार्टी उसे आपने मुसव्वदा नहीं दिया। आपने ज़ुबानी बातचीत की उनसे, वो कह रहे मुसव्वदा तो ला के दे। बात यह है कि आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है किसी भी आईनी तरमीम के लिए,
और उस हवाले से जो पीटीआई के कॉन्टेक्ट है वो आपने पिछली 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे भी देखा। उन्होंने सब चीज़ें वो मानी, मौलाना साहब के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमें कोई इशू नहीं है इस 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर या इसके कॉन्टोर्स या कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट में आके क्या किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी बयानबाजी की, उन्होंने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को टोक किया और फिर उस पर वोट नहीं की, बावजूद इसके कि वो कहते रहे कि इस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्हीं के कहने पर ये तमाम मामला आईनी अदालत से आईनी बेंच पे गया। तो अभी तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 237 जो है वो मौजूद है, नंबर 224 दरकार होता है। आपके पास कौमी असेंबली में तो नंबर पूरा है, सेनेट के अंदर भी नंबर पूरा आपके पास? मैं सेनेट पे भी आ रहा हूँ, हमारे पास तकरीबन 61 मेंबर्स जो हैं इत्तेहादियों को मिला मिलू के हैं और अपोजिशन के साथ भी हम इंगेज कर रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हुई ANP के साथ और दीगर जमातों के साथ। हम चाहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस हो और फिर इसको लेके आया जाए। पीटीआई ने तो वैसे ही हर चीज़ में रखना डालना होता है, पीटीआई ने तो हर चीज़ में एतराज़ उठाना होता है। तो अगर आप उनको ऑन बोर्ड ले भी लें तो वो देखें ना किस तरह के कन्फ्लिक्टिंग उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं। एक उनका लीडर कहता है कि बिल्कुल पढ़े बगैर, देखे बगैर, समझे बगैर, यानी आप पूरी तरीके इंसाफ को एतमाद में नहीं लेंगे, लेकिन उनके 4-5 अरकान को एतमाद में लिया जा सकता है, जिस तरह आपने पिछली मरतबा लिया था कौमी असेंबली के अंदर। देखिए मेरे ख्याल से उनकी जो मेन लीडर्स हैं उनके साथ बिल्कुल एंगेजमेंट ऑन एंड ऑफ होती रही है इस सिचुएशन के ऊपर। उनको ये नहीं था कि उनको नहीं पता था कि आईनी तरमीम होनी है, ज़ाहिर बात है। और अब मैं तो देखिए ना एंगेजमेंट के क्या जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए तरीके साहब के सेनेटर्स में उनकी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने कौमी असेंबली के अंदर उन अरकान को आपने जो है 26वीं आईनी तरमीम में अप्रोच किया था कि जो आज़ाद उनका स्टेटस था, सेनेट के अंदर भी उनके कुछ अरकान का स्टेटस आज़ाद है। इतलात है कि 5 के करीब सेनेटर से रब्ते किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से ताकि नंबर आपका सिक्योर हो जाए सेनेट के अंदर। मैं देखिए यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सेनेट के अंदर अगली बात मैंने यही करनी थी, सेनेट के अंदर आज़ाद अरकान भी मौजूद हैं। तो ज़ाहिर बात है एंगेजमेंट एट ऑल लेवल्स जो है वो रहती है और रहनी चाहिए, क्योंकि आपको जो 2/3 अक्सरियत दरकार है उसके लिए बिल्कुल एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस आपको डेवलप करना है और बिल्कुल आप करेंगे। यानी ज़रूरत पड़ने पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 4-5 आज़ाद अरकान भी आपको वोट डाल सकते हैं। देखिए मैं किसी की हिमायत याफ्ता की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे ये ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि जो आज़ाद अरकान है और उनकी जो इंडिपेंडेंट है उनकी आप सेनेट की वेबसाइट पे जाके देख लें। उनकी पोजीशन जो उनकी पार्टी की एफिलिएशन है वहाँ पे बाकायदा तौर पे दर्ज है। जो आज़ाद हैं वो भी बाकायदा तौर पे दर्ज हैं, जिनकी पार्टी एफिलिएशंस हैं वो भी बाकायदा तौर पे दर्ज हैं। तो इंगेज तो हम कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक इत्तेफाक राय पैदा हो, उसको आगे तभी बढ़ाया जाए। सही है, यानी जो रिजर्व पूल है वो एंड पे इस्तेमाल हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े, जिस तरह कौमी असेंबली के अंदर हुआ था। देखें आज़ाद हैं तो वो बिल्कुल अपना फ़ैसला करने में आज़ाद हैं, अपना वोट देने में आज़ाद हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अगर वो हुकूमत की बात से अगर एग्री हों और बिल्कुल उस ब्रॉडर कंसेंसस में या ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस का हिस्सा बने तो बिल्कुल बन सकते हैं। जिन शुकों पे पीपल्स पार्टी क्लियर कर चुकी है, वो पॉपुलेशन का मामला हो या तालीम की जो वजारत है उसे जो है दोबारा वफाक में लाने की बात हो, या फिर इसके अलावा जो NFC का मामला है उस पर जो है पीपल्स पार्टी का जिस तरह से उन्होंने एक पोजीशन अपनी ले ली हुई है, तो हुकूमत क्या इन जो शिकें हैं, इन ये जो तरामीम हैं उनसे दस्तबरदार भी हो सकती है? देखिए मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, जिस तरह आपने NFC की बात की, तो NFC का देखें एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी आ सकता है। अगर पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी इत्तेहादी है, जिसकी वोट्स के बगैर हम आईनी तरमीम नहीं कर सकते, तो अगर वो ये समझते हैं कि आर्टिकल 160 को के अंदर जो है किसी किस्म की तरमीम नहीं की जाए, तो फिर मेरे ख्याल से उसका अल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है। दूसरा उसका तरीका ये है कि फिर आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और NFC अवार्ड के हवाले से आप मिलें, मीटिंग करें, बैठें। ये तो नहीं हो सकता कि सूबों के जो हुकूक हैं या सूबों के जो वसाइल हैं या जो सूबों को मुख्तस होते हैं पैसे, उस पे बिल्कुल किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर वफाक को कमज़ोर वो मुतवाज़िन तरीका भी आपने सोचा हुआ है क्या? इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से तरीका भी आपने सोचा हुआ है क्या कि वो क्या होना चाहिए मैकेनिज्म? उनसे बातचीत तो करनी है इस पे। जी मेरे ख्याल से ये बिल्कुल उसका वायबल मैकेनिज्म ये है कि उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर डिस्कोर्स हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर हो या आप सेपरेटली एक मीटिंग बुला लें। और ये छुपा नहीं जा सकता इस चीज़ से, ये कभी ना कभी तो आपको एड्रेस करना है। जो इम्बैलेंस है वफाक को देखें, आप कमज़ोर करना भी तो दुरुस्त बात नहीं है, वफाक के ऊपर बोझ डालना भी तो दुरुस्त बात नहीं है। कल देखें ना, कल इलेक्शन होते हैं
और अगर पीपल्स पार्टी जीती है तो कल जब वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा, क्या वो इश्यूज जो आज फेस हम कर रहे हैं क्या वो फेस नहीं करेगा? क्या वो डेट सर्विसिंग नहीं करेगा? क्या वो सूबों को पैसे नहीं देगा? क्या वो डिफेंस स्पेंडिंग नहीं करेगा? क्या वो सोशल प्रोटेक्शन नहीं करेगा? क्या वो दीगर चीज़ें जो हैं पेंशनें नहीं देगा? या क्या वो दीगर इश्यूज जो हैं हुकूमत चलाने के हवाले से वो नहीं करेगा? तो ये तो तमाम तर मामला तो करने पड़ते हैं आपको। सही है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो एक और अहम मामला है वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का। उस पर तो आईनी तरमीम की ज़रूरत गालिबन है ही नहीं है, क्योंकि ये तो CRPC में एक बुनियादी तरमीम का मामला है और वो तो आप एक एक्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम कुछ जो प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो बिल्कुल इंस्टॉल कर रहे हैं जो इस तमाम तर मामले के हवाले से, क्योंकि अदालतों पे नीचे मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स में भी मतलब आप अगर देखें तो सिर्फ रिमांड की हद तक देख लें या आप प्ली एंड केस मैनेजमेंट हेयरिंग स्टेजेस पे देख लें या ट्रायल स्टेजेस पे देख लें, कम से कम समरी ऑफेंसेस जो हैं वो और माइनर ऑफेंसेस वो कम से कम जो है एड्रेस होने चाहिए, जिनकी सज़ा 2 या 3 साल से ज़्यादा नहीं है। और जो सोशल इशूज़ ज़्यादा मेनली जिनकी बात की जाए, देखें प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, होर्डिंग है, अडल्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिस तरह मिलावट वाला सारा मामला होता है, या किसी का फाइन पे होना है या दीगर। और इसमें कोई फिल्टर भी डालेंगे कि इसमें कोई फिल्टर भी डालने की कोशिश करेंगे कि मेक श्योर किया जाए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनकी पावर्स किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने यही अर्ज़ किया कि उसके अंदर जो मैकेनिज़म्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो सेफ गार्ड्स हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं, वो इसी हवाले से हैं कि उसका मिसयूज़ ना हो। सही है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आईनी अदालत की अब क्या ज़रूरत पड़ गई? जब 26वीं तरमीम में आपने आईनी बेंचेस बना लिए और वो आईनी बेंचेस वाला जो आइडिया है वो जो आप चाह रहे थे उस पर वो काम कर भी रहा है कि जो बाकी लीगल केसेस हैं वो सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्मल बेंचेस है वो सुन रहे हैं, जो आईनी मैटर्स है वो आईनी बेंचेस सुन रहे हैं, तो अब फिर आईनी अदालत की जरूरत आपको क्यों महसूस हो रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो मीडिया से किया होता है और किया जाता है। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि यही कहा जाता है अदालत कोर्ट विद इन अ कोर्ट, अदालत के अंदर एक अदालत है। कहीं मरीख से तो आपने जजेस नहीं लेके आने, मार्स या वीनस से तो नहीं आने, ये वही जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट की यही इज्जतमाब जजेस जो हैं वो आईनी बेंच के अंदर भी काम करते हैं और 2 या 3% जो है टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, जो कि 97 या 96% जो काम है दीगर, जो कि अपील्स हैं, कॉर्पोरेट, सिविल, कमर्शियल, फैमिली, क्रिमिनल काम, मतलब जितना बाकी एपलेट वर्क है वो सब डायरेक्टली सफ़र करता है। यही जजेस आईनी अदालत में भी बैठते हैं और यही जजेस बाकी इश्यूज़ भी जो है बाकी बेंचेस में बैठ के डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर रहे होते हैं। तो एक इफेक्ट तो है, तातुल का शिकार तो होते हैं केसेस, और इसमें 2 मिसालें हैं। एक मिसाल आपके सामने है कि जो सुपर टैक्स का भी केस है उसके अगर हवाले से बात की जाए तो कम से कम महीना हो चुका है वो टेकअप हुआ हुआ है, और उसके जो है मजमूई तौर पे देखें जो हेयरिंग्स हुई हैं तो ये अभी भी एक डिले का शिकार है और इसको कम से कम एड्रेस होना चाहिए। इसीलिए जो एक अनफिनिश बिजनेस, अनफिनिश एजेंडा था 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे, वो था आईनी अदालत का क्याम, और उसी तरफ ही जाया जा रहा है ताकि कम से कम इन पैरेलल ये दोनों सुप्रीम कोर्ट भी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी साथ इन पैरेलल एग्जिस्ट करें और आईनी मामलात वो अदालत करे और दीगर जो इश्यूज हैं जिसमें दीगर केसेस हैं एपलेट वर्क, और जजेस जो हैं वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से लिए जाएंगे या बाहर से उनको जो है वो तैनात किया जाएगा आईनी अदालत के अंदर? देखें, जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो वही तरीका होगा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जजेस आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस का जो अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो तरीका है वो वही होगा। रिटायर्ड जजेस होंगे या सर्विंग होंगे उसमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हैं जजेस जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इस पर क्योंकि अभी भी तजावीज़ आ रही हैं और इस पर काम हो रहा है तो ज़ाहिरी बात है कि एक फाइनलिटी जो है वो अटेन नहीं की इस मामले के ऊपर, और इसका जो कोई मैकेनिज़्म है वो इत्तेहादियों की और क्या तजवीज़ आती है इस हवाले से। लेकिन मेन जो सेंट्रल बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिवेशन या अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है वही होना चाहिए। फाइनली आर्टिकल 243 में जो आप तरमीम कर रहे हैं उसमें क्या तजवीज़ है? चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है वो ख़त्म किया जाएगा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नाम से एक नया ओहदा तख्लीक किया जाएगा जो तमाम अफवाज को जो है ज़रा एक जॉइंट कमांड के हवाले से जो एक आइडिया है उस हवाले से तजवीज़ है क्या बेसिक?
देखें, बेसिकली तो आपकी जो इदराक हमें हुआ है, ये जो रेकनिंग हुई है बुनियान मरसूस और मार्का हक के बाद, तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि हम अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को, नेशनल सिक्योरिटी को फर्दर स्ट्रेंथन करें, बेहतर बनाएं, मज़ीद एक कोहेजन हो, एक कोऑर्डिनेशन हो, और उसी हवाले से जो इक़दाम उठाए गए हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के पैरामीटर्स में आते हैं, तो मैं मुनासिब नहीं है कि टीवी पे बैठ के इसके ऊपर जो है कोई गुफ्तगू करूं या उसके जो निटिग्रिटीज हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो, लेकिन ओवरऑल जो एक जॉइंट कमांड का जो एक आइडिया था कि वक्त के साथ जो तकाज़े हैं बदल गए हैं, जंगों के ज़ाहिर है फोर्सेस की कमांड के वाले से, उस हवाले से एक ज़रूरत थी कि एक जॉइंट कमांड होनी चाहिए, जो महसूस किया हुकूमत ने, और ओहदे के वाले से अभी कोई फाइनल नहीं है कि नाम क्या हो सकता है उसका। नहीं, देखें, ये नाम उसका जो भी हो जी, मैं कहूँगा कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, ठीक है, आई थिंक इसे एब्सटेन ही करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की, जिनका कहना है कि इत्तफाक राय हो जाने के बाद जो तरमीम का ड्राफ्ट है वो पब्लिक कर दिया जाएगा। प्राइम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम इशू पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सीसी में आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालत के क़याम के हवाले से इत्तफाक की राय हो गया है, जबकि NFC 18वीं तरमीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के हवाले से जो मुजवज़ा तरामीम हैं उस पर सीसी में इत्तफाक की राय नहीं हो सका। इनमें से कौन सी ऐसी तरामीम हैं जिन पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, या ये तमाम की तमाम रेड लाइन्स हैं? और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि मिसाक जमहूरियत में जो बाकी पॉइंट्स हैं उन पर भी इत्तफाक की राय पैदा किया जाना चाहिए। वो कौन से पॉइंट्स से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और रज़मान कायर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कायर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जिन तरामीम का आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिक्र किया है कि NFC का मामला है, 18वीं तरमीम का मामला है, इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक़ जो तरामीम हैं और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के हवाले से हैं, उस पर इत्तफाक की राय नहीं हो सका। इनमें से कौन सी ऐसी तरामीम या ऐसी कौन सी तजावीज़ हैं जो आपकी रेड लाइन्स हैं, और कौन सी ऐसी हैं कि जिन पे किसी सूरत में आगे चल के इत्तफाक राय हो भी सकता है, या फिर सारी की सारी आपकी रेड लाइन्स हैं? देखिए, आज पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि आइन को बहुत संजीदा डॉक्यूमेंट लेती है, इसके बारे में इंतहाई एहसास है, लिहाजा हर दफा जब कभी आइन के अंदर किसी तब्दीली का मौका आया, पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कशन की। ये भी इस दफा भी 2 दिन लगातार ये मीटिंग जारी रही और घंटों इस पे डिस्कशन हुई। हर मेंबर को खुल के सुना गया, सवाल जवाब हुए और माफी और ज़मीर बयान करने का खुला मौका दिया गया। उसी के नतीजे में कुछ चीजों पे इत्तेफाक राय हो गया, बाकी पे इत्तेफाक राय नहीं हो सका। नहीं हो सके तो मुराद ये नहीं है कि मुस्तरद हो गई, लेकिन इत्तेफाक राय नहीं हो सका। और जो चीजों पे इत्तेफाक राय नहीं हुआ वो आपके इल्म में है, आपने उसके जिक्र कर दिया। रेड लाइंस के बारे में मेरा ख्याल है क्योंकि पार्टी के अंदर ये मुबाहिसा जारी है, लिहाजा रेड लाइंस के बारे में मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, NFC हो गई, NFC का मामला हो गया, 18वीं तरमीम का मामला हो गया, ये तो आपकी रेड लाइंस हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का मामला है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का है, उस पर भी डिस्कशन में नहीं है ना। जी उसमें जो ज़ाहिर तालीम की हवाले से जो तरमीम थी और जो दूसरी जो पॉपुलेशन के हवाले से थी, ज़ाहिर 18वीं तरमीम में डिवॉल्व हुई थी, अब उनको वापस फेडरल में लाया जा रहा है। भी बहस हुई है, बहुत सारी बहस हुई है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ, लिहाजा जो मुतनाज़ा आपस में मुतनाज़ा ना कहिए बल्कि जो मुतसादम या मुतजाद आरा है, मुख्तलिफ आरा है, उन आरा को यूं मीडिया के अंदर डिबेट करने से वहम पैदा होता है। सही है, जमातों के अंदर लोग अपने अपनी राय देते हैं, ये पीपल्स पार्टी का कल्चर है। ठीक है, लिहाजा उस पर कोशिश करेंगे जो बहुत जरूरी आइटम्स हैं। देखिए, एजुकेशन बड़ा सीरियस आइटम है, इसी तरह जो बढ़ती हुई आबादी है ये एक बॉम्बशेल है, इस सब के ऊपर मुबाहिसा है, होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर ये चल रहा है, बाकी मुल्क में नहीं है। इसी तरह चीफ मिनिस्टर्स ने भी अपनी राय दी, गवर्नर ने भी अपनी राय दी, तो इन चीजों के ऊपर देखा जाएगा, अभी फर्दर मुबाहिसा होगा। सही है। और फिलहाल 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है उस पर इत्तेफाक की राय नहीं है, या फिर इसमें भी आपका इत्तेफाक की राय हो सकता है क्योंकि आप कह रहे हैं मुबाहिसा जारी है? भाई 27वीं आईनी तरमीम के यही ये हिस्से हैं ना, वो अलग से तो कोई चीज नहीं है। मैं भी आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर शायद इस पे इत्तेफाक राय ना हो सके, आगे चल के तो दोबारा नहीं हो सकता, फर्ज करें नहीं हो सकता।
देखिए फर्ज करें नहीं हो सकता फौरी तौर पे, तो कोई जरूरी है कि आज ही सारी अमेंडमेंट्स कर देनी है? यही तो मैं आपसे जानना चाहता था कि 27 की बजाय 28वीं में भी आ सकता है, 29वीं में भी आ सकता है। तो खैर साहब ये बताइएगा, इसके बारे में अभी देखे ना, वो ले डाउन करते हैं, देखते हैं वो क्या तजावीज देते हैं। अब हमारे डिस्कशन जो है, हमारे जो पार्टी के लोग हैं देखेंगे और उस पर देखेंगे किन किन चीजों के ऊपर वो हमारी बातों के नजदीक आ सकते हैं। खैर साहब ये बताइएगा कि मिसाक जमहूरियत की दीगर शिकों के बारे से भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की कि उन पर भी इत्तफाक राय होना चाहिए, उन पर अमल दरामद के हवाले से। तो ज़रा मिसाल देकर बताएं कौन सी शिकों की बात कर रहे थे? ज़ाहिर है एक तो एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना था, उसके बारे में वो मामला जो है आगे नहीं बढ़ सकी थी बातचीत। उसके बाद फिर नैब का खात्मा शामिल था आपके इस COD के अंदर, वो भी नहीं हो सका था। तो क्या उस तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इशारा कर रहे थे या किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो? देखिए आपके पास COD पड़ा है, उसमें जो मुतालबे थे बहुत सारे तो हो गए 18वीं तरमीम में। जो उसके मिसिंग आइटम्स थे उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम एंगेज करेंगे और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी बात की जाए। मसलन तरजीही बुनियादों पे कौन से वो दो तीन नुकात की अगर हम बात करें कौन से हो सकते हैं? तरजीह तो पार्टी क़यादत देगी, मैं तो नहीं दूंगा। नैब के खात्मा नून लीग के मंशूर में शामिल था, इस COD के अंदर भी था, लेकिन वो नैब खत्म नहीं हो सका। मैंने अर्ज किया कि ये फैसला तो पार्टी क़यादत करेगी, लेकिन हम जो भी एजेंडा बाकी रह गया है COD का, उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या मुमकिन है, कैसे होना चाहिए। हमारा तो बिल्कुल ये मुतालबा है कि COD पे मुकम्मल अमल किया जाए, लेकिन हम ये कोई कट ऑफ डेट रख के या कट ऑफ के इस तरह नहीं बात कर रहे। हम कह रहे हैं कि इस पर एंगेज करेंगे और उसके बाकी शिकों पे भी अमल होना चाहिए। सही है। अच्छा कारी साहब ये बताइएगा कि एक और बड़ा अहम मामला है, वो है NFC का। NFC के वाले से मौजूदा जो तरमीम थी, जो तजवीज़ आई थी हुकूमत की तरफ से, वो तो आपने ज़ाहिर उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हुकूमत कोई मुतबादिल ऑप्शन की बात भी कर रही है। तो क्या किसी मुतबादिल ऑप्शन की तरफ अगर वो जाते हैं, सूबों के जो है वो शेयर में कट नहीं लगता बल्कि उन पर जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी जाती हैं, तो उस पर भी कोई इत्तेफाक राय हो सकता है या वहाँ पर भी नहीं होगा कंसेंसस? देखिए भाई, तजवीज़ सामने आए तो बात हो सकती है कि इसके ऊपर कोई राय आ सकती है कि नहीं, कबूल हो सकता है कि नहीं। अब ख्याली बात तो नहीं मैं कर सकता, क्योंकि जब तक उनका मुतबादल कोई तजवीज़ सामने नहीं आती। एक तजवीज़ सामने आई जिसको हमने कैटेगोरिकली उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दिया, दूसरी राय जो है वो जब आएगी तो बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया कमर उस्मान कायरा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर उस्मान कायरा की, जिनका कहना है कि NFC के हवाले से जो मुतबादल तरमीम है वो हुकूमत की तरफ से अगर या मुतबादल तजावीज़ सामने लाई जाती हैं तो उस पर मजीद बातचीत हो सकती है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अफगानिस्तान के मसले की, जहाँ अभी भी तीसरी बैठक में भी डेडलॉक बरकरार है। क्या वजह है डेडलॉक की और आगे का रोड मैप क्या हो सकता है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर अहम मरहले में दाखिल हो गई है। तुर्किया और कतर की सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान कल से शुरू होने वाले मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज भी जारी रहा। फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत में कुछ पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की जा रही थी, ताहम ज़राए से सामने आने वाली खबरों के मुताबिक अभी तक डायलॉग में डेडलॉक बरकरार है। इस मुताबिक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक बयान में कहा है कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी के खात्मे से मुतल्लिक अपने वादों में अमल दरामद में नाकाम रही है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान अपने उसूली मौके पर कायम है और अफगानिस्तान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। BBC के मुताबिक अगरचे बातचीत के इस दौर का सही एजेंडा वाज़ेह नहीं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम पहले कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के तीसरे दौर में दहशतगर्दी की रोकथाम के अपने वादों पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी और यह कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से साजिशों को शवाहिद और लॉजिकल मालूमात फराहम की गई हैं जो इस बात का सबूत है कि अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी के मुताबिक पाकिस्तान के मुतालिबात निहायत सादा और शवाहिद पर मबनी हैं। बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। Talks with Afghan Taliban regime commenced in Istanbul. Pakistan delegation has handed over its evidence-based, justified and logical demands to the mediators with singular aim to put an end to cross-border terrorism. The mediators fully endorsed Pakistan's stance. The mediators are discussing Pakistan demands with Afghan Taliban delegation point by point. Any other information being circulated on the social media, particularly from Afghan handlers, Afghan accounts,
is either pure speculation or a deliberate disinformation. अहम बात यह है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तुर्किया और कतर के सालिसों की मुकम्मल तायीद हासिल है और यही उम्मीद की जा रही है कि यह दबाव तालिबान हुकूमत को अपनी पॉलिसियों में कुछ नरमी पर मजबूर करेगा। ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फुक़दान बढ़ता जा रहा है। तभी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह तजवीज़ भी दी है कि मुज़ाकरात के नतीजे में अगर कोई मुआहिदा हो तो वो सिर्फ जुबानी ना हो बल्कि तहरीरी हो, ताकि बाद में किसी किस्म की गलत फहमी या खिलाफ वर्जी का इम्कान न रहे। उनका कहना था कि अगर दोबारा दरअंदाजी हुई तो कतर और तुर्किया बतौर जामिन किरदार अदा करेंगे। तो हमारी डिमांड है कि ये चीज़ें जो है ज़बानी सलामी ना हो, ये चीज़ें जो है वो राइटिंग आ जाए, एक मुआहदे का हिस्सा बन जाए। उसके बाद अगर कोई दरअंदाजी होगी तो उसमें लाजमी तौर पर जामिन भी हैं, कतर भी जामिन है, तुर्की भी जामिन। हमारी ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खित्ते की भी ज़रूरत है कि हम उनका ताकि कोई यहाँ पे तजारत हो, कोई कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीज़ें ये इस खित्ते की खुशहाली के लिए एक बड़ी लाजम चीज़ है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर चीज़ें जो हैं जो भी वो गारंटीज दे रहे हैं, ज़बानी गारंटीज जो दे रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग में एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो ताहम दूसरी जानिब तालिबान क़यादत अब भी सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हालिया दिनों पाकिस्तान पर सरहदी खिलाफ वर्जियों और स्पिन बोल्डक पर फायरिंग के इल्ज़ाम आयद किए। पाकिस्तान ने इन इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि फायरिंग अफगान हुक्काम की जानिब से शुरू हुई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिम्मेदाराना जवाब दिया। ये बात काबिल जिक्र है कि दोनों ममालिक के दरमियान हालिया महीनों में चमन स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर कई बार झड़पें हुई, जिनके नतीजे में न सिर्फ शहरी हलाकतें हुई बल्कि तजारती रास्ते भी आर्जी तौर पर बंद रहे। इन वाक़यात के बावजूद दोनों ममालिक ने जंग बंदी के ऐलान को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया था। दोनों मुल्कों के दरमियान अक्टूबर में होने वाली खून रेज सरहदी झड़पों के बाद कतर और तुर्की के सालसी में दोहा में अमन मुज़ाकरात हुए और 19 अक्टूबर को जंगबंदी का फैसला हुआ। 25 अक्टूबर को तुर्किया के शहर इस्तांबुल में 4 दिन तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, जिसमें जंगबंदी को जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। अब इस्तांबुल में जारी बातचीत दरअसल उसी जंगबंदी को मजबूत और मौसर बनाने की कोशिश है, जिसके लिए एक मॉनिटरिंग और तस्दीक निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया गया है। इस निज़ाम के तहत अगर किसी फरीक की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई तो उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। पाक अफगान अमूर के माहिरीन के मुताबिक अगरचे इस्तांबुल मुज़ाकरात से फौरी तौर पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के नहीं, मगर तुर्की और कतर की सालसी में जारी ये अमल कम अज़ कम एक ऐसा सिफाती बफर जोन फराहम कर रहा है जो सरहद पर किसी बड़े तसादुम को रोक सकता है। अहम बुनियादी मसला यानी कलदम TTP की मौजूदगी और अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हैं जो ताहाल जारी हैं। गुज़श्ता शब भी पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी के खिलाफ वर्जी की गई और चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासिर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। पाक अफगान कशीर की और इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात में डेडलॉक के हवाले से मजीद बात करके हमें ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर हो रहा है तुर्की में, उसमें डेडलॉक बरकरार है। आज वज़ीर इत्तलात ने कंफर्म किया है कि डेडलॉक बरकरार है, बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। क्या समझते हैं डेडलॉक की वजह क्या है और इसमें फिर अब वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के पास क्या हो सकता है? जी समर साहब, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और डेडलॉक की जो वजह है वो सिंपली जो अप्रोच है अफगानिस्तान तालिबान की इस नेगोशिएशन में, बिकॉज वो अफगानिस्तान का एजेंडा तो लेकर नहीं आए जी, उनका एटीट्यूड है, उनकी नॉन स्टेरियसिटी है एंड अनफॉर्चुनेटली देयर एंटी फीलिंग्स हैं पीस के बारे में। तो पीस इज अ डिफिकल्ट थिंग जी। वो कहते हैं ना कि वो पीस का, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का वो जैसे सैफ ने कहा था ना अमेरिका के बारे में कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन पीस है, वो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन मेरे ख्याल में पीस है। तो वो उससे दूर रहना चाहते हैं और वो फ्रिक्शन में रहना चाहते हैं, उसको लेकर जाना चाहते हैं। देखिए हमें तो पहले स्टेटस को पाकिस्तान को तो छूट नहीं करता, फिर पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा? क्या एक और मौका दिया जाएगा आगे बातचीत को ही, या फिर जो एक मुतबादल ऑप्शन है कि फिर से जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाए और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से फिर से बातचीत हो? देखिए सफर बिल्कुल आप सही करें। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना जो स्पेशली जब नॉन स्टेट एक्टर के माइंडसेट के साथ आप चल रहे होते हैं, वो अफगानिस्तान का कोई एजेंडा तो लेकर नहीं आए हुए थे ना। अफगानिस्तान की प्रोग्रेस का एजेंडा लेकर आए हैं, ना प्रोस्पेरिटी का लेके आए हैं, ना स्टेबिलिटी, ना पीस का, ना अफगानिस्तान की इकोनॉमी का उनको परवाह है, ना लोगों की परवाह है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर पावर में आए हैं, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो एजेंडा अपना लेके आए हैं, अपने प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट का लेकर आए हैं और फ्रिक्शन का लेके आए। जैसे मैंने कहा था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन वो अमन को समझते हैं, तो उससे वो दूर रहना चाहते हैं। तो ये ट्रांसेंड होता रहेगा जी।
ये तो पाकिस्तान भी अपनी देखे ना, आपने अगर पीस अचीव करना है तो यू हैव टू बी पावरफुल जी। पीस सिर्फ आपको पावर और ताकत ला के दे सकती है या क्रिएट कर सकती है ऐसी एनवायरनमेंट। लेकिन जाहिर है फिलहाल जो मुज़ाकरात बातचीत हो रही है उसमें तो बताया नजर यही आ रहा है कि वो टाइम बाय कर रहे हैं, टाइम गेन कर रहे हैं और इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे वो। देखिए समझ, मैं समझता हूँ कि शायद उनको फियर है, वो अपनी सर्वाइवेबिलिटी को इसी में समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान तालिबान के साथ भी जुड़े रहे और जो फंडिंग हमारी है अमेरिका तो कर ही रहा है, अभी वो देर वेटिंग, हो सकता है अमेरिका और इंडिया के हालात बेहतर हो जाए तो हमारी फंडिंग और बेहतर हो जाए और हमें जो इंडिया को फ्री हैंड मिला हुआ है अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज करने का, प्रॉब्ली देर जो टाइम बाय करना चाहते हैं कि जितनी फंडिंग वहां पे से इकट्ठी हम कर सके, क्योंकि वो जो वॉर और टेररिज्म रिलेटेड इकोनॉमी है वो उसी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, उससे अलग नहीं होना चाहते। लेकिन ज़ाहिर है जल साहब, जब से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं एक जो सिफाती बफर है उसका पाकिस्तान को इतना फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है कि इस एंगेजमेंट के दौरान कोई बड़ी कार्रवाई वहाँ से नहीं हुई। दो छोटी मोटी वहाँ से कोशिशें होती रही हैं, कुछ तश्कीलों के अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिशें भी वहाँ से होती रही हैं जो पाकिस्तान ने नाकाम बनाई है, लेकिन बड़ा हमला वहाँ से ऐसी कोई जो है वो नहीं हो सकी। कशीदगी तो जारी है बॉर्डर पर, छोटी मोटी कशीदगी, तो ये तो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो पाकिस्तान को फायदा नहीं है। जब तक वो कलदम टीटीपी के खिलाफ फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कोई डिसाइसिव कार्रवाई नहीं करते तो वो कार्रवाई का पाकिस्तान फिर कब तक इंतजार करेगा? देखिए पाकिस्तान तो एक चीज बड़ी क्लियर है जी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप इज वेरी मच क्लियर कि पाकिस्तान हर वो एक्शन करेगा जिससे अपनी सॉवरेनिटी को, अपने लोगों की सिक्योरिटी को और लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। वो दैट कैन बी इनसाइड पाकिस्तान आल्सो, बॉर्डर्स के ऊपर भी। और अगर देखते हैं कि जी अफगानिस्तान अपने चीजें सीधी नहीं ठीक करना चाहता तो फिर पाकिस्तान तो परसू करेगा। दिस इज अ हार्ड अप्रोच, इट इज अ सीरियस अप्रोच और इसकी रिपरकशन जरूर है पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन पाकिस्तान के पास फिर चॉइसेस क्या रह जाती है? लेकिन पाकिस्तान को एक धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना। ऐसा ही है, पाकिस्तान को बड़ा फायदा ही है जल साहब के इस मरतबा जाहिर है दो बीच में जो सालिसीन थे, तुर्की है और कतर है, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान ने तमाम शवाहिद सामने रखे अफगान हुकाम के सामने जो मुज़ाकरात में शरीक थे कि किस तरह से वहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी प्लान होती है, वहीं से एग्जीक्यूट होती है, वहीं से लोग पाकिस्तान के अंदर आते हैं। अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के वाले से भी सबूत वहाँ पे शेयर किए गए हैं जो कि तुर्की ने भी देखे और कतर के हुकाम ने भी देखे। इसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा और एज होना है आने वाले दिनों में अगर वहाँ से दरअंदाजी या कोशिश दहशतगर्दी की नहीं रुकती अगर? देखिए ये आज नहीं तो कल अभी रीजनल प्रॉब्लम तो ये बन चुका है जी। ऑलरेडी चाइना, पाकिस्तान ने एफर्ट किए हैं, तुर्किया और कतर भी उसमें आ चुका है। ये इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम है, ये याद रखिए। ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ ये जुड़ के रहना चाहते हैं, जो वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म यहाँ से फैलेगा ना। या तो फ्रेंचाइज का नाम यूज होना है, ऑलरेडी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका में भी इंसिडेंट हुए हैं। दैट्स वाई आपको जनरल कुरेला जो प्रीवियस कमांडर थे सेंटकॉम के, उनकी आपको स्टेटमेंट याद होगी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया। वो टेररिज्म अमेरिका के अंदर था ना, वो अमेरिका को थ्रेटन फील हो रहा था। सेंट्रल एशियन कंट्रीज अभी जुड़ेंगी, ताजिकिस्तान वगैरह नेबर्स है, क्योंकि जो आई बीन बर्निंग अफगानिस्तान है, इनस्टेबल अफगानिस्तान है, ये पूरी रीजनल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर बन रहा है। और फिर उसके बाद जो रीजन का सबसे बड़ा फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी है दैट इज इंडिया, वो एक स्पॉन्सर स्टेट के तौर पर उसने जंप कर दिया। तो वो तो जितना ट्रांजिशन जितने अरसे के लिए यहाँ पे रहेगा, दो के ट्रांजिशनल ही होगा, परमानेंसी तो बहुत मुश्किल है। तो जब तक अपनी पॉलिसी लगाएगा तो यहाँ से और ज्यादा टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स की चीजें चलेंगी, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द रीजन। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ने अपने मुफाद में, अपने अवाम की सिक्योरिटी के लिए उनके बेहतरीन मुफाद में फैसले करने हैं। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जाहिद महबूब साहब, आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।